हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं मधुसूदन बिजलवान, देहरादून उत्तराखंड से। मैं श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन में पिछले 20 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। आज कक्षा 12 का आरोह पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। पहले हम आलोक धनवा के विषय में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर, बिहार राज्य में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है, यह एकमात्र इनका संग्रह है। इन्हें प्रमुख सम्मान मिले हैं: राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। 7वें और 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं में अपार लोकप्रियता अर्जित की। 1972 और 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग उनकी एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। पतंग के बहाने कवि ने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वह अधें बालपन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार करना चाहता है। तो आज हम पढ़ेंगे पतंग कविता। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ। यहाँ पर कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में बादल खूब बरस कर चले गए हैं और इस ऋतु के अंतिम महीना भाद्रपद भी व्यतीत हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। शरद ऋतु का आगमन इतना उल्लास भरा हुआ है, मानो वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। बच्चे जल्द ही पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया में खो जाना चाहते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, किशोरों हो सके, सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इससे तात्पर्य कवि का कि वह बच्चे कागज़ और बांस की पतली तिलियों से बनी हुई पतंगों को आकाश में उड़ाने के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं, सीटियां बजाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनकी किलकारियां दूर दूर तक सुनी जा सकती हैं। ये रंग बिरंगी पतंगे उनकी कोमल भावनाएं व्यक्त करती हैं और आकाश में जब वे पतंगें उड़ती हैं तो दूर से देखने पर ऐसा आभास होता है कि तितलियां आकाश में उड़ रही हैं। यहाँ पर कवि ने बड़ी सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है और शरद ऋतु का मानवीकरण बड़े सटीक ढंग से किया गया है। अब आगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं कि बच्चे
जितने कोमल होते हैं उतनी ही कोमल उनकी भावनाएं भी होती हैं। वे ऊंची उड़ान उड़ने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। जब वे दौड़ते हैं, बेसूद छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पूरी पृथ्वी पर वे अपना अधिकार जताते हैं। वे दौड़ते हैं तो छतों की कठोरता भी उन्हें रोक नहीं पाती है। उनकी किलकारियाँ दूर दिशाओं में गूंजती सुनाई देती हैं, जो यदा कदा मृदंग का आभास भी दिलाती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर इन बच्चों का एक ओर से दूसरी ओर आना वृक्ष के लचीलेपन का आभास देता है। अर्थात जैसे वृक्ष दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं हृदय को सहज ही आकृष्ट करती हैं। विशेष यहाँ पर कवि ने सरल, सहज और प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का सुंदर समन्वय हुआ है। पृथ्वी घूमती हुई आती और वे पेंग भरते हुए चले आते, इन पदों में स्वर मैत्री है। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने हुआ है। अगला, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। कवि कहते हैं कि शरद के आगमन के साथ ही बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। वे पतंगबाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रहता। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। ऐसी स्थिति में जब वे पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऊंचाई और उनकी डोर ही उनके लिए एकमात्र सहारे का काम करती है। पतंग उड़ाते समय उनके मन में जो उत्साह होता है, वह उन्हें संभावित खतरों से बचाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। एक शब्द आया है रंध्रों। रंध्र कहते हैं जो बारीक से बारीक जो छोटा छेद है, उसे रंध्र कहा जाता है। तो मानो कवि कहना चाहते हैं कि उनका बाल मन भी पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा है। उनके मन में बुलंदियों को छूने की उमंगें हैं। बच्चों के मन में निरंतर नई कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यहाँ पर कवि ने उनकी निडरता का वर्णन किया है। शरद ऋतु के आरंभ होते ही बच्चे छत पर चढ़ जाते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। पतंगबाजी में वे इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें छत के किनारों का भी ध्यान नहीं रहता। और यदि ये बच्चे कभी पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारों पर पहुंचते हैं और गिर जाते हैं या गिरने से बच जाते हैं, तो जो बच जाते हैं उनके मन में जो डर था, जो भय था, वो समाप्त हो जाता है और वह और ज़्यादा निडरता से पतंग उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसी स्थिति में वह जो पहले से भी पतंग में ज़्यादा मनोनिर्भीकता से उड़ाने लगते हैं। शरद ऋतु की सुनहली धूप में अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मानो यह पृथ्वी को जो है माता कहा गया है। एक माता वो है जिसके उदर से हमने जन्म लिया, और पृथ्वी वो माँ है जो हमें जीवन भर हमारा भरण पोषण करती है। तो माँ के समान वो पृथ्वी आती है और उनके मुलायम मुलायम पैरों के पास उन्हें सहलाने लगती है। भाषा सरल। धन्यवाद।